नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है जुलाई 31 2022 पे बेस्ड आरबीआई सर्कुलर। जुलाई महीने के दौरान आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से या फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी चेंजेज हुए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। RBI issued fresh guidelines on authentication and fitness sorting parameters of note sorting machines. Accordingly, note with holes, जिन नोट में होल होते हैं, विद एरिया मोर देन दिस शैल बी शॉर्टेड एज अनफिट। इस साइज से ज्यादा का होल अगर नोट में है तो उसको अनफिट माना जाएगा। देखो, नई सीरीज के बैंक नोट इशू किए थे आरबीआई ने, इसलिए आरबीआई ने नोट से रिलेटेड और नोट शॉर्टिंग मशीन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी उनको भी रिवाइज किया है। आरबीआई का कहना है कि अगर किसी भी नोट में 8 मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा का होल है तो उसको अनफिट माना जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है करेंसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है, ध्यान रखें। 8 स्क्वायर से ज्यादा का अगर नोट में, किसी भी बैंक नोट में होल है तो वो नोट अनफिट माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। आरबीआई इशूड फ्रेश गाइडलाइंस ऑन ऑथेंटिकेशन एंड फिटनेस शॉर्टिंग पैरामीटर्स एंड नोट शॉर्टिंग मशीन। ये हमें अभी हमने बात की। अकॉर्डिंगली, बैंक shall ensure that the note sorting machine are tested for accuracy and consistency on a क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली बेसिस एंड रिकैलिब्रेटेड इफ रिक्वायर्ड। जो नोट शॉर्टिंग मशीन है उनको टेस्टिंग करना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, और जरूरत पड़े तो उनको रिकैलिब्रेट किया जाए। ए सर्टिफिकेट साइंड बाय द बैंक ऑफिशियल टू दिस इफेक्ट शैल बी मेंटेन ऑन रिकॉर्ड। तो इन मशीन्स को क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली में रिप्लाई आएगा। क्वार्टरली इनकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक करनी है बैंकों को। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What is the name of the new entity which Government of India has formed by transforming Bank Board Bureau, BBB जिसको हम कहते थे, उसका नया नाम आ गया है अभी। और ये नया नाम क्या आया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। That will be a single entity for making recommendation for appointment of whole time director and non-executive director in public sector bank, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था अभी तक। अभी इसका नाम कर दिया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसका नाम क्या कर दिया है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अभी देखो बैंक वर्ड जुड़ा हुआ था, अभी सिर्फ बैंकों को नहीं कर रहे ना, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, तो इसका नाम फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो कर दिया है, FSIB कर दिया है। और इसके जो हेड थे भानु प्रताप शर्मा, नाम लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहेगा, भानु प्रताप शर्मा। इनको 2 साल के लिए, शर्मा 2 इयर्स के लिए इनको कंटिन्यू किया है, इसका हेड। ओके, तो FSIB नया नाम है किसका? बैंक बोर्ड ब्यूरो का। अब देखिए, ये जो है ये रिकमेंडेशंस देंगे, ये इस पे भी जो आपका नॉन लाइफ जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हैं, नॉन लाइफ पे तो देंगे, नॉन लाइफ पे भी उनके जीएम और डायरेक्टर्स के लिए भी ये रिकमेंडेशन कौन देगा? FSIB देगा। ओके, तो FSIB नया नाम है इसका। अब क्वेश्चन है रिलेटेड ECGC से। देखिए, कोविड-19 की वजह से एक्सपोर्ट पे भी काफी फर्क पड़ा है, तो ECGC ने अब 90% तक इनको सपोर्ट करने का तय किया है। जो रिस्क है वो 90% तक सपोर्ट करेगा ECGC, छोटे जो ये हैं स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ECGC हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कीम टू प्रोवाइड एनहेंस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू द एक्सटेंट ऑफ 90%। अब ये 90% तक रिस्क कवर करेंगे टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर्स अंडर द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक होल टाइम, बैंक होल टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट जिसको WTPC कहते हैं, और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए। द एनहेंस कवर शैल बी अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, वो एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अवेलिंग फंड बेस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 20 करोड़, 20 करोड़ तक की जिन्होंने लिमिट ले रखी है। किसकी? पैकिंग क्रेडिट और शिपमेंट की। दैट इज टोटल पैकिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट लिमिट फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टर ग्रुप, या तो किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर ने या एक्सपोर्टर ग्रुप ने अगर 20 करोड़ रुपए तक की लिमिट ले रखी है तो उसको हम स्मॉल एक्सपोर्टर कहते हैं। परंतु इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें जेम्स ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर शामिल नहीं है, और मर्चेंट एक्सपोर्टर या ट्रेडर भी इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ ये मैन्युफैक्चरर के लिए है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स के लिए है। अगर उनकी लिमिट
पैकिंग क्रेडिट और शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट लिमिट अगर 20 करोड़ रुपए तक है तो इनको 90% कवर ईसीजीसी देगी। देखो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी। तो सारे फायदे इससे होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने ईसीजीसी को बोला है कि इनकी लिमिट 90% कर दी जाए। अकॉर्डिंगली ईसीजीसी ने डिसीजन लिया है कि इसको 90% तक कर दिया जाए छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20 करोड़ तक का ये इन्होंने प्रोविजन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से नंबर की हैं, 15, 16, 17 और 18। इजी सा क्वेश्चन है। 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है, 15वां प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है, रामनाथ कोविंद की जगह ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन प्रोसीजरल चेंजेस इन जीएसटी रूल। जीएसटी में कुछ चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने रिसेंटली, including those to threshold for filing return for 21-22 fiscal to move that will help ease the compliance burden on small। देखिए जो छोटे प्लेयर्स हैं उन पे कंप्लाइंस के वर्डन को कम करने के लिए जीएसटी में कुछ चेंज किए हैं। विद द अमेंडमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी टैक्सेस एंड कस्टम्स, बिजनेस हैव आल्सो अलाउड टू मेक टैक्स पेमेंट ऑफ जीएसटीआईएन यूजिंग आईएमपीएस और यूपीआई। अब देखो जीएसटीएन का जो पोर्टल है उस पर पेमेंट आईएमपीएस से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी पेमेंट करते हैं। एक तो ये इसमें ऐड किया है। दूसरा क्या किया है, बिजनेस विद एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़, 2 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है जीएसटी के दायरे में आएंगे ही, उनको भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इन द फिस्कल एंड 31 मार्च 22 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर 21-22 एज पर द अमेंडेड रूल। तो ये है 2 करोड़ रुपए तक। देखो दो चेंजेज किए हैं जीएसटी रूल में। एक तो आईएमपीएस और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे आप उसका। दूसरा 2 करोड़ तक अगर इनका टर्नओवर है तो इनको रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। एनुअल रिटर्न जो फाइल करते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जीएसटी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, कंप्लायंस के बर्डन को छोटे प्लेयर्स जो है उन पर कम करने के लिए, बड़े वालों को तो करना ही है। ठीक है, 7 देखिए, टू कर्व राइजिंग गोल्ड इंपोर्ट द गवर्नमेंट हाइक कस्टम ड्यूटी ऑन द येलो मेटल यानी गोल्ड फ्रॉम 10.75% टू। देखिए अभी तक जो हम इंपोर्ट करते थे गोल्ड का उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी 10.75%। अभी इसको सीधा गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया है 15%। कारण क्या है, कारण यह है कि जो मई 2022 का महीना था, मई 2022 जो मंथ था हमारा, उसमें 107 टन गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है। हिंदुस्तान में तो आपको पता है ना, गोल्ड की बड़ी डिमांड रहती है। लेडीज को चाहे पहनेंगी नहीं पर गोल्ड उनको खरीदना होता है, तो गोल्ड की डिमांड रहती है। तो इतना इंपोर्ट हुआ। अब देखिए इस इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी क्यों बढ़ाई, इंपोर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं, इसका नुकसान होता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा बढ़ता है। एक तो उसको कंट्रोल किया जाए, ये डेफिसिट नहीं बढ़े। दूसरा एक फैक्टर और था इसमें, जो इंपोर्ट हो रहा था वो सो कॉल्ड चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ भी हमको करेंसी का लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड इंपोर्ट पे, वो 10.75% से बढ़ा के कर दी है 15%। तो आंसर क्या आ गया आपका, 15%। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप जानते हैं। अभी जब हम व्हीकल, मैंने कार खरीदी, उसका इंश्योरेंस है, माना ये नवंबर में ड्यू हो रहा है, तो फिर से इंश्योरेंस कराना होता है। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका डेटा ले लेंगे और इसको रिन्यू कर देंगे। ऑटोमेटिक रिन्यूअल, ऑटोमेटिक व्हीकल इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन कराने की आपकी जरूरत खत्म हो गई। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक व्हीकल इंस्पेक्शन हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो भी वो सिस्टम करेंगे। तो ये काम किसने किया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज एलियंस और कोटक महिंद्रा। कोटक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बैंक है और इंश्योरेंस है, तो ये कोटक महिंद्रा ने ये काम किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं मैं। यूनिकॉर्न्स आर प्राइवेटली हेल्ड वेंचर कैपिटल बैक्ड स्टार्टअप दैट हैव रीच्ड द वैल्यू ऑफ। देखिए हिंदुस्तान में स्टार्टअप का कल्चर तेजी से चल पड़ा है और यूनिकॉर्न उनको नाम दिया गया है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है। $1 बिलियन जिनकी वैल्यू हो जाती है उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। ओके, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ऐसे यूनिकॉर्न हैं कौन से, बहुत सारे हैं। जैसे मीशो का एक ऐप आता है,
आपने ऐड देखा होगा। क्रेड से आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते होंगे। इसके अलावा रेजर पे है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। जीरोधा जो स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी है, ये है। इसके अलावा एक मेडिकल जो हम दवाइयाँ मंगाते हैं उसका एक ऐप है फार्म ईजी। ये सारे यूनिकॉर्न हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट इनको बैकिंग करता है, इनको फंडिंग मिलती है, और जब इनकी वैल्यू बढ़ के $1 बिलियन हो जाती है तो ऐसे स्टार्टअप्स को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ओके, क्लियर है आंसर? आंसर इज ए $1 बिलियन। Who has been appointed as the president of Financial Action Task Force FATF, जिसको कहते हैं द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग। जो FATF है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करता है। मार्कस प्लेयर को रिप्लेस करते हुए कौन सा इंडियन है जो इसका FATF का हेड बना है? वो है मिस्टर टी राजा कुमार। गीता गोपीनाथ, अल्वारो लेरियो एंड नन ऑफ दीज, ये तीनों गलत आंसर है। आंसर करेक्ट है इसका, टी राजा कुमार को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है। ओके, प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज लोअर्ड विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। These were hiked on July 1st. What is windfall tax? देखिए क्वेश्चन है विंडफॉल टैक्स क्या है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विंडफॉल टैक्स, पहले गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाया 1 जुलाई को, बाद में उसको घटा दिया। अब उसका कारण समझिए। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? अचानक कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो विंडफॉल टैक्स कहलाता है। जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, रशिया और यूक्रेन का, तो इससे क्या हो रहा था, जो ऑयल कंपनीज थी उनको फायदा हो रहा था। कैसे? क्रूड ऑयल का अगर आपने रेट देखा तो $120 को करीब क्रॉस कर गया था, इससे भी ज़्यादा क्रूड ऑयल हो गया था। जब क्रूड बढ़ेगा तो ऑयल महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा तो ऑयल कंपनियों को फायदा होगा। तो रिलायंस जैसी जो कंपनियां थी, जो प्योरली रिलायंस जो इसमें क्रूड ऑयल में काम करती है, इनको काफ़ी फायदा हुआ, अचानक फायदा हो गया, क्योंकि ये तो युद्ध तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो इनको अचानक फायदा हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पर टैक्स लगा दिया। इस टैक्स को नाम देते हैं विंडफॉल टैक्स, क्योंकि ये अचानक प्रॉफिट हुआ, बाद में कम भी कर दिया। गवर्नमेंट इसको रिन्यू करती रहती है टाइम, क्योंकि जो क्रूड का भाव है वो $100 से नीचे आ गया, तो इसको हटा भी दिया, बाद में कम कर दिया गवर्नमेंट ने। पर विंडफॉल टैक्स क्या होता है ये समझने के लिए आपको ये मैंने रेफरेंस दिया है। ओके, तो द टाइप ऑफ वन ऑफ टैक्स, वन टाइम टैक्स ऑन कंपनीज दैट हैव मेड अनएक्सेप्टेडली हाई प्रॉफिट्स यूजुअली ड्यू टू वेरी फेवरेबल कंडीशंस। ये फेवरेबल कंडीशंस थी ना युद्ध की, इन द मार्केट दे आर ऑपरेटिंग इन, जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ऑयल कंपनी ऑयल में ऑपरेट कर रही है, रिलायंस जैसी कंपनी, एंड विच यूजुअली इन प्लेस फॉर जस्ट फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस ऑन कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोज में। जो कार्ड नंबर होता है आपका, उसकी जगह ले लेती है एक टोकन ले लेता है, यानी कार्ड नंबर आपका सेव नहीं होगा किसी के पास में भी, जिस भी मीडियम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी आपका कार्ड नंबर, सीवीवी, ये सब डाटा आपका सेव नहीं कर सकता। तो उसकी जगह कौन ले लेता है, एक उसको टोकन नंबर रिप्लेस कर देता है। तो एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन ऑफ कार्ड टोकनाइजेशन, इन केस ऑफ गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्ट, गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, वेयर कार्ड होल्डर डिसाइड टू एंटर द कार्ड डिटेल मैनुअली एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग द, जहां मैनुअली वो कर रहा है उसको हम गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्शन कहेंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन में अदर देन द कार्ड इशूअर एंड द कार्ड नेटवर्क, द मर्चेंट और इट्स पेमेंट एग्रीगेटर इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन। भाई जिस मर्चेंट से उसने ट्रांजेक्शन किया वो, या पेमेंट एग्रीगेटर, ये तो इन्वॉल्व रहेंगे ही ना। ये कार्ड ऑन फाइल, COF डेटा जिसको कहते हैं, उसको मैक्सिमम कितने पीरियड तक सेव कर सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये पीरियड है ट्रांजेक्शन प्लस 4 डेज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जहां पे गेस्ट ट्रांजेक्शन, गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे मर्चेंट जिससे ट्रांजेक्शन हो रहा है या पेमेंट एग्रीगेटर जो है, वो मैक्सिमम T+4 डेज तक इस डेटा को सेव कर सकते हैं, उसके बाद ये डेटा ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। विच बैंक हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक, वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बाय यूरोमनी मैगजीन फॉर सेकंड टाइम, दूसरी बार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और DSB बैंक। देखो जहां दुनिया का नंबर आता है वहां इंडिया की बैंकें कहीं नहीं आएंगी, तो ये नाम है DSB बैंक का। ये सिंगापुर बेस्ड मल्टीनेशनल बैंक है और इसके CEO जो है वो इंडियन है, इनका नाम है पीयूष गुप्ता। ये CEO हैं DSB बैंक के। इस DSB बैंक को दुनिया का बेस्ट SME बैंक
डिक्लेयर किया है यूरो मनी मैगजीन ने। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? डीएसबी बैंक। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये वैसे मैं करा चुका हूं आपको ओरली। आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन February 21 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन विश्वनाथन। मैंने आपको कराया था, फॉर्मर डेप्टी आरबीआई governor, to examine the issue of urban cooperative banking sector, to provide a medium term roadmap for the प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्री बाय लिवरेजिंग एंड रीसेंट अमेंडमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। देखो बैंकिंग सेक्टर में रीसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, उसके लिए इन्होंने कैपिटल एडिकेसी रेशियो से रिलेटेड उनकी मिनिमम नेटवर्थ से, मैंने बताया था ना टीयर 1 में 2 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए, जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती हैं, जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती हैं उनको 5 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए, टीयर 1 में 9% कैपिटल एडिकेसी रेशियो चाहिए, बाकी में 12% कैपिटल। ये सारे जो सजेशंस दिए थे एन विश्वनाथन कमेटी ने दिए थे। तो आंसर इसका श्यामला गोपीनाथन, केवी कामत, नचिकेत मोर और एन विश्वनाथन। आउट ऑफ 4 द आंसर इज एन विश्वनाथन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूं। विच वाज द फॉलोइंग बैंक, विच ऑफ द, ये ऑफ आएगा, वाज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, such as opening of LC and direct benefit transfer which is required for purchase of defense equipment by the ministry। देखो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए LC वगैरह ओपन करनी पड़ेगी, तो इसके लिए 3 बैंकों को परमिशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। कोटक महिंद्रा इसमें नहीं थी। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी बैंक को परमिशन नहीं दी, तो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो ये 3 बैंक के थ्रू डिफेंस इक्विपमेंट की परचेज वगैरह अगर हो रही है तो उसमें LC ओपन करने का जो प्रोविजन रहता है वो इन 3 बैंकों में ही कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी बैंक में अलाउ नहीं किया है। ओके, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अलाउ नहीं किया है। कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। 16 ले रहा हूं। एज पर द रिवाइज GST स्लैब व्हाट इज द रेट ऑफ GST नीड टू बी इम्पोज ऑन इशुएंस ऑफ चेकबुक। देखो चेकबुक इशू करने पे भी GST लगने लग गया भैया। कितना है? 18% GST लगा दिया है, 18%। अगर आपकी चेकबुक 100 रुपए की पड़ती है तो अब ये 100 प्लस 18 यानी 118 रुपए की आएगी। ओके, क्लियर? 118, 18% इज द GST रेट ऑन चेकबुक इशू। 17 फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB, जो BBB का जिसने प्लेस लिया, हैज रिकमेंडेड फॉर्मर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एज द हेड ऑफ न्यूली सेटअप 20,000 करोड़ NABFID। NABFID क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट। और इसके चेयरपर्सन कौन है? मिस्टर KV कामत। ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NBFID, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट। इसके चेयरपर्सन है KV कामत। अभी इसका MD बनाया है किसको? यूनियन बैंक के फॉर्मर, जो रिकमेंडेड फॉर्मर यूनियन बैंक ऑफ इंडस्ट्री MD एज हेड ऑफ द न्यूली सेटअप। इसका हेड बनाया है किसको? राजकिरण राय को। आंसर क्या है इसका? राजकिरण राय। ओके, राजकिरण राय को इसका हेड बनाया गया है NBFID का। ओके, इसके चेयरपर्सन कौन है? KV कामत। इसका नया हेड बनाया गया है किसको? राजकिरण राय को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया राजकिरण राय। मिस्टर इंदरमीत गिल, आशीष कुमार चौहान और मनोज कुमार। आउट ऑफ द 4 करेक्ट आंसर इज राजकुमार राय। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के XMD हैं। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 18। फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर हुआ शॉट एट ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन वेस्टर्न जापान, नारा सिटी हैज पास्ड अवे। आप सबको पता है शिंजो आबे, जो भारत से भी बहुत करीब थे, इंडिया से बहुत करीब थे, इनको एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान गोली मार दी गई थी। ये चारों प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के नाम बड़े टफ हैं इनके, सुगा, नोडा, शितिजा, फूमियो जो भी हैं, पर शिंजो आबे नाम भी आसान है और इस शिंजो आबे को गोली मार दी गई थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं। इंडिया बॉर्न, this person became the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist की वॉल पे प्रेजेंट होने वाले ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी IMF की। IMF में अभी कौन है? गीता गोपीनाथन है। देखो फर्स्ट वुमेन है गीता गोपीनाथन, जयती घोष, देवकी जैन और श्रुति कपूर, तीनों इकोनॉमिस्ट हैं, वुमेन इकोनॉमिस्ट हैं वैसे, पर इनमें से कोई नहीं है, ये है गीता गोपीनाथन। ये फर्स्ट वुमेन है और सेकंड इंडियन है। अब सवाल है कि फर्स्ट इंडियन कौन है? गैस करिए फर्स्ट इंडियन कौन हो सकता है? रघुराम राजन।
पहले इंडियन जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ की वॉल पे आए हैं वो है रघुराम राजन, पर फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन है गीता गोपीनाथ। ओके, गीता गोपीनाथ इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, द फर्स्ट ऑल वुमेन रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा फाइनेंशियल जिसको सिर्फ वुमेन रन करेंगी, इन कोऑपरेटिव सेक्टर इज कमिंग सून इन द स्टेट, STAT, स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट में आ रहा है? फॉलोइंग ए मेमोरेंडम MOU हैज साइंड विद द तेलंगाना गवर्नमेंट स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन। इनका टाई अप हुआ है, MOU हुआ है स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ में, और इन्होंने ऑल वुमेन रन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये आ रहा है, पहला आ रहा है राजस्थान में। ओके, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन इसमें कवर किए और 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। 40 क्वेश्चन जुलाई 22 में हुए जो भी चेंजेज है फाइनेंशियल सेक्टर में RBI की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, या कोई और दूसरे भी चेंजेज हुए हैं, उन सब पे बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।